नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारी भौतिक विज्ञान की श्रृंखला का ये चौथा पार्ट है, जिसमें हम क्या कवर कर रहे हैं, यांत्रिकी कवर कर रहे हैं। और यांत्रिका का भी ये हमारी चौथा पार्ट है, यानी पार्ट नंबर 4 है। देखो, पिछले वीडियो में हमने कवर क्या किया था, हमने बल कवर किया था और कि बल किसे कहते हैं। लास्ट हमने बल पे कवर कर दिया था कि बल किसे कहते हैं, और बल के मात्रक भी हम लोगों ने देख लिए थे। तो आज हम मेनली कवर क्या करने जा रहे हैं, बलों के प्रकार की। बल जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए कवर करते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रकृति में बल जो होते हैं वो मूल रूप से 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। अगर हम कैसे बलों की बात करें, मूल बलों की, मूल रूप से हमें मिलते हैं 4 बल। ठीक है, तो सबसे पहले हम मूल रूप से कितने बल हमें प्राप्त होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद बल बहुत प्रकार के हो सकते हैं, उसके बाद उनकी भी चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो देखिए, ब्रह्मांड में कोई 2 वस्तुओं के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। देखो, ब्रह्मांड में कोई भी 2 वस्तु हों, उनके मध्य उनके द्रव्यमान के कारण एक बल लगता है, तो उस बल को ही नाम दिया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। आपको ये नहीं याद रखना है कि पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी 2 वस्तु हो सकती हैं, ब्रह्मांड में कोई भी 2 वस्तु हो सकती हैं, उनके मध्य एक आकर्षण बल लगता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। और ये किसके कारण लगता है, द्रव्यमान के कारण लगता है। उनके द्रव्यमानों के कारण उनके बीच एक बल लगता है जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, ये 2 बातों पर डिपेंड करता है ये बल। एक बात तो होती है कि ये उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। और दूसरा, यह बल वस्तुओं के मध्य की दूरी पर भी निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, वस्तुओं के बीच की जो दूरी होगी, मध्य उनकी कितनी दूरी है, उस पर निर्भर करता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाला बल सबसे कमज़ोर बल है। ये बल कैसा है, सबसे कमज़ोर बल है। देखो, अब जब दूसरे बल आगे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये बल सबसे कमज़ोर बल क्यों कहलाता है। देखिए, इसलिए कमज़ोर कहलाता है कि अगर ये 2 वस्तुएं हैं आपके पास और इनका द्रव्यमान क्या हो, काफ़ी कम हो, तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। या फिर इनके बीच की दूरी क्या है, बहुत अधिक हो जाए, तो तब भी क्या होगा, इस बल का मान न्यूनतम हो जाएगा। न्यूनतम मतलब उसका फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, अब हम ले लेते हैं 2 वस्तु लेते हैं। आपको डायग्राम के हिसाब से मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपका ये गुरुत्वाकर्षण बल है ये किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए, सपोज करो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1 और दूसरी वस्तु इधर पे रखी है, इसका द्रव्यमान है क्या, m2। अब क्या होता है, इन दोनों के मध्य की बीच की दूरी कितनी दे रखी है, हमें स्मॉल d दे रखी है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो हमसे ये कहता है कि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या होता है, जो आपके द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, और जो ये आपकी दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मतलब इसमें 2 रिलेशन ये हैं, इनको कंबाइन करके लिखा गया है, उसको मैं आपके सामने अलग से लिख लेता हूँ। तो देखिए, F जो है आपका वो प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के। और दूसरी स्टेटमेंट आपसे क्या कहती है, F जो है वो आपका प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/d² के, 1/d² के। ठीक है, तो क्या किया जाता है, इन दोनों को कंबाइंड करके हमने लिख लिया m1 m2/d²। यहाँ पर इसको किसको, कांस्टेंट को हटा के हमने क्या लगाया, एक कांस्टेंट लगाया है यहाँ पर, प्रोपोर्शनल को हटाकर। या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम एक नियतांक हमने यहाँ पर लगाया है, और इसी नियतांक को क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है,
गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है इसकी वैल्यू, और इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये किलोग्राम ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये चीज़ ही, आप ये बन जाएगा kg⁻²। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कि अगर किलोग्राम या कोई भी चीज़ ऊपर आती है, अपॉन के ऊपर आ जाती है, तो पावर माइनस से प्लस हो जाती है और प्लस से माइनस हो जाती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसके कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ घटनाएं हम देखते हैं, और क्या होता है उसी घटनाओं को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला ये बल गुरुत्वाकर्षण बल ही है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लीजिए आप। जैसे पृथ्वी है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के ऊपर लोग रहते हैं इस तरीके से। आप देखो ऊपर लोग रहते हैं तो आपको पता है ये बाहर क्या है, अंतरिक्ष है, इस तरीके से इसके चारों, ठीक है, अंतरिक्ष है। तो कोई मनुष्य अगर यहाँ पर खड़ा है इस तरीके से, कोई मनुष्य इस तरीके से खड़ा है, मैं यहाँ पर उसकी थोड़ी सी इमेज बनाता हूँ, ये हाथ है, ये पैर हो गए, इस तरीके से खड़ा है यहाँ पर, लेकिन उसे ऐसा आभास नहीं हो रहा है कि वो नीचे ऐसे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि पृथ्वी उसको बांधे रख रही है। इसीलिए पहला जो हमारा जो घटना है वो हमें ये बताती है कि यह बल क्या करता है, हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। तो देखिए इसी कारण, वरना क्या होता, वरना देखो आप देखते हैं कि ये आपकी पृथ्वी है और चंद्रमा क्या कर रहा है, इसके चारों ओर गति कर रहा है इस तरीके से। तो क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये एक निश्चित कक्षा में क्या करता रहता है, गति करता रहता है। वरना अगर ये गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ये पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर इससे बाहर चला जाता, इस तरीके से ये इससे बाहर चले जाता। तो ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया इसका। दूसरा, ठीक है, अभी तो ये दूसरा ही कवर किया है, इसका नंबर 2 था। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से जैसे चंद्रमा क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, इसी तरीके से पृथ्वी भी लगा रही है। ठीक है, किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। किसके कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये बात ध्यान रखनी है आपको। गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी में नहीं है, जिसके पास भी द्रव्यमान होगा उसी के पास क्या होगा, उसी के पास गुरुत्वाकर्षण होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो। आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि कोई भी वस्तु गिरती है ऊपर से तो पृथ्वी पर ही गिरती है, तो किस कारण गिर रही है, वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रही है। आप कोई भी चीज़ ऊपर की ओर फेंकते हैं, वो वापस पृथ्वी पर आती है, किस कारण आती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक और बात, जैसे मैंने आपको भी बताया कि किसी भी वस्तु को अगर आप ऊपर आकाश में फेंकते हैं तो क्या होता है, वो वापस ज़मीन पर ज़रूर आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वस्तु वापस आ जाए। ठीक है, तो अभी इसको समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। देखा होगा आपने कि आप कोई बॉल जो होती है वो आप आकाश में कितनी भी तेज़ी से फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अब समझते हैं कि आखिर आपने देखा होगा कि अगर आप बॉल को और तेज़ गति से फेंकें तो वो बहुत ऊपर चली जाती है, उससे भी तेज़ गति से फेंकेंगे तो वो और ऊपर चली जाएगी, और तेज़ गति से फेंकेंगे तो वो और ऊपर चली जाएगी, लेकिन वो फिर भी वापस आ जा रही है। लेकिन इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि यदि हम किसी वस्तु की गति बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा, वो पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी और हो सकता है वो कभी वापस ना आए। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा वेग है जिसको प्राप्त करने के बाद कोई भी वस्तु पृथ्वी से बाहर चली जाए या फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए। मतलब सपोज करो ये पृथ्वी है और ये इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। मतलब क्या है इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का, कि अगर कोई वस्तु इसी स्थान पर इस क्षेत्र के अंदर रहती है तो पृथ्वी की ओर गिर जाएगी, पृथ्वी पर गिर जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें किसी गेंद को या किसी वस्तु को इतनी गति से फेंकना है कि वो क्या कर जाए, इस सीमा को, ये जो गुरुत्वाकर्षण की सीमा है इसको पार कर जाए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हुए तो क्या होगा, वो वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। तो इसी वेग को, इसी गति को क्या कहा जाता है, पलायन वेग कहा जाता है। क्या जाता है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। अब देखो हम इसकी डेफिनेशन भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन में क्या कहता है हमसे। ये कहता है वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र को
पार कर जाती है। तो मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दिया है, क्या करती है, एक ऐसा वेग, किसी वस्तु का ऐसा वेग जिसके कारण क्या होगा, वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी, उसको पार कर जाएगी, उसी को क्या बोला जाता है, पलायन वेग बोला जाता है। अब देखिए मैंने बताया कि कोई भी वस्तु हो जिसके पास द्रव्यमान होगा उसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण होगा। तो आप कोई दो छोटी छोटी वस्तु जो आपके पास रखी हैं उनके बीच भी क्या लग रहा होगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। कैसा क्षीण बल है, बहुत कम मैग्नीट्यूड का ये होता है, इस वजह से वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पा रही है क्योंकि उनका द्रव्यमान बहुत कम है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसी वजह से पलायन वेग किसका होगा, पृथ्वी का भी होगा। हमें पृथ्वी का ही याद रखना है, क्यों, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं। और चंद्रमा का भी हम याद रख सकते हैं। क्यों याद रख सकते हैं चंद्रमा का, हम इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि चंद्रमा हमारा क्या है, उपग्रह है। तो अगर पृथ्वी से हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर फेंक दें तो क्या होगा, वो वस्तु हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएगी। इसको क्या बोला जाता है, पलायन वेग को ही एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, VE = √2GRE। ये जो g है, स्मॉल g है, इसको आप जानते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और ये है RE का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की त्रिज्या। और आप जानते हैं कितनी होती है पृथ्वी की त्रिज्या, औसत त्रिज्या है 36371, ठीक है, 6371 किलोमीटर। इसी वजह से यहाँ पर क्या लिया गया है, 6.4 ले लिया गया है इसको राउंड फिगर में, तो यहाँ पर लिख लिया गया है, ठीक है। तो इतनी बात मुझे लगता है आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता ही होनी चाहिए, ठीक है, एक जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले बल पर। तो देखिए अगला बल आता है दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाले अल्फा बीटा गामा कणों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है, दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। इस बल का परास बहुत ही कम होता है परंतु यह गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है। अब इस वाले पॉइंट को आप समझ लेंगे थोड़ा सा, इस वाले पॉइंट को क्या कहना चाह रहा है, देखो परास बहुत कम है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रभावी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अल्फा कण यहाँ पर है या बीटा कण है या फिर गामा कण है, कोई ये अल्फा है या बीटा है आपका या गामा कण है, तो क्या हो रहा है उनके बीच कैसा बल लगता है, नाभिकीय बल लगता है। अब देखिए इनकी परास बहुत कम है, यानी अगर ये बहुत पास है तो ही इसका अनुभव होगा, वरना ये क्या हो जाएगा, ये बल क्षीण बल हो जाएगा। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि परास तो कम होती है लेकिन जब ये आसपास रहते हैं तो इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसका पड़ता है, इसका फर्क पड़ता है, इसको बोलते हैं क्या, दुर्बल नाभिकीय बल। तो इतनी बात ही बस आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं, हमारा तीसरे टाइप का जो बल है वो है हमारा विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल। देखिए यह बल दो आवेशों के मध्य लगता है, दो चार्जेस के मध्य लगता है। कैसा लगता है, दो चार्जेस के मध्य, मतलब दो आवेश हैं, हो सकता है एक ऋणात्मक हो, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो सकता है दोनों धनात्मक हो और हो सकता है दोनों ऋणात्मक हो। तो आप इतना जानते होंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक अगर होगा तो उनके बीच लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल कैसा होगा, आकर्षण बल होगा, ठीक है। और अगर दो समान आवेश है मतलब प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, मतलब माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, तो उनके बीच कैसा लगेगा, प्रतिक्रिया बल लगेगा जो इनको एक दूसरे से दूर धकेलेगा। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इस बल का जो मैग्नीट्यूड होता है या इस बल के बारे में जो नियम दिए गए हैं वो किसने दिए हैं, कूलाम साहब ने दिए हैं। इसी वजह से क्या दिया जाता है, कूलाम का मात्रक क्या दिया जाता है, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब विद्युत चुंबकीय जो बल है उसके जो नियम है वो किन्होंने दिए थे, कूलाम साहब ने दिए थे। इसीलिए इसको
कूलाम का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित यानी प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर धकेलते हैं। जैसे ये दो आवेश हैं और ये दोनों समान आवेश है, मतलब या तो ऋणात्मक हैं या धनात्मक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे दूर जाने के लिए। तो ये इसको कहेगा कि भाई तू इधर से हट जा, और ये वाला क्या कहेगा, तू इधर से हट जा। तो इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इस तरीके का ये बल लगाते हैं। और अगर क्या हो, असमान आवेश हो, मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये वाला इसको खींचेगा और ये वाला इसको खींचेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये बल कार्य करता है। और ये किसने बोला था, ये कूलाम साहब ने बोला था। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, कूलाम का नियम बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, ये है प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, दूसरी बात, ये एक पॉइंट छूट रहा है हमारा, ये क्या था कि यह बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण से और दुर्बल नाभिकीय बल से दोनों से अधिक प्रभावी है। ये क्या है, ये ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि क्या है, आपको पता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो आपके होते हैं, या फिर जिनके पास चार्ज होता है, या फिर किसी भी बिंदु के पास या किसी भी वस्तु के पास चार्ज है, तो क्या होता है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये दोनों से क्या होता है, प्रभावी होता है, दोनों से शक्तिशाली होता है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। अब देखिए अगले का नाम है हमारे पास प्रबल नाभिकीय बल। तो इसका नाम ही है प्रबल नाभिकीय बल। तो आपको पता है यह बल किसके बीच लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा। ठीक है, और किस में लगेगा, नाभिक में लगेगा। देखो कोई भी वस्तु आपको पता ही है किससे मिलकर बनी है, बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनी है, परमाणुओं से मिलकर बनी है। ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उनके बाहरी कक्षा में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो आपको पता है कि जो नाभिक होता है वो कभी नहीं टूटता। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन तो अपनी कक्षा छोड़कर त्याग कर क्या चला जाता है आवेशित होने के कारण। ठीक है, लेकिन नाभिक कभी नहीं टूटता है। इसी वजह से ये बल कैसा है, प्रबल नाभिकीय बल है। कैसा बल है, प्रबल नाभिकीय बल है। ठीक है, यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली बल है, सबसे शक्तिशाली बल है। अगर देखो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा शक्तिशाली होता तो वो क्या करता, नाभिक को भी तोड़ देता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है। ठीक है, सपोज करो इसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी रखा है और प्रोटॉन भी रखा है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा शक्तिशाली होता तो प्रोटॉन को खींच लेता इसमें से बाहर, या फिर न्यूट्रॉन को खींच लेता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसी वजह से क्या है, इसका नाम भी है प्रबल नाभिकीय बल। तो देखिए ये तो चार मूल बल थे जो हमें प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैंने बताया था बल बहुत तरीके से लग सकते हैं। किसी भी वस्तु पर बल लगने की जो प्रकृति है या बल लगने की जो दशाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब उनके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं बलों के प्रकार। तो देखिए बल बहुत प्रकार के होते हैं, कोई नंबर तो इनका नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर हमारे दैनिक जीवन में जो यूज़ होते हैं वही हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम उसी को ही क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम देखते हैं संतुलित बल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसका नाम शायद ना सुना हो संतुलित बल का, लेकिन इसको समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए संतुलित बल वो बल होता है जो क्या करता है कि किसी वस्तु पर लग तो रहा है, जैसे कोई वस्तु है यहाँ पर इस तरीके से, उस पर लग तो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, उसे संतुलन की अवस्था में बनाए हुए है। मतलब उसके ऊपर जो परिणामी बल लगने वाला है क्या होगा, उसका सबका योग क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो ऐसे बलों को क्या कहा जाता है, संतुलित बल कहा जाता है। यदि बल की वजह से कोई भी परिणामी बल प्राप्त नहीं हो रहा है, सबका परिणामी कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो उस बल को कहा जाता है संतुलित बल। या फिर दूसरे वर्डों में अगर आप वस्तु पर कुछ बल लग रहे हैं और उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और ना ही वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी क्या बोला जा सकता है कि उस वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे वैसे ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन मैं इससे शॉर्ट वाला बना देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो सपोज करो इधर एक बल लग रहा है, पी बल लग रहा है। ठीक है, और अगर यही बल इस पे लगता रहा तो ये आगे को धक्का मार देगा इसको, लेकिन इधर से मैंने कोई
क्यू बल लगा दिया, इस पर कौन सा बल लगा दिया, क्यू बल लगा दिया, जिसने क्या किया, इस वस्तु को मूवमेंट होने से रोक दिया। तो इन दोनों बलों को सामूहिक रूप से बोला जाएगा कि ये किस प्रकार के बल हैं, संतुलित बल हैं। क्यों संतुलित बल हैं, क्योंकि ये वस्तु में कोई भी उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। और इन दोनों का योग क्या होगा, देखो एक P है और एक दूसरी डायरेक्शन में है, तो उसको हम बोल सकते हैं, या फिर दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 आ रहा है, इसका मतलब यही है, क्या मतलब है इसका, कि सारे के सारे बल किस अवस्था में, संतुलित अवस्था में। तो इसी तरीके से इस वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि 4 बल लग रहे हैं, लेकिन वस्तु क्या कर रही है, गति नहीं कर रही है, यानी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी हुई है। इसका मतलब क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या होगा आपका, प्लस F4 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। 0 तो होगा ही जब वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसी के जस्ट उल्टा आप बोल सकते हो असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब हो जाएगा भाई कि वस्तु पे बल लग रहे हैं लेकिन उसके कारण उसमें मूवमेंट भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप सब बलों को जोड़ेंगे, सबका सम करेंगे तो उनका कुछ परिणाम ही निकलेगा। अब देखते हैं इसको। देखिए, अगर सपोज करो ये कोई बॉडी है इस तरीके से, और इधर मैंने 100 न्यूटन का बल लगाया। कितने का लगाया, 100 न्यूटन का, और इधर से लगा दिया 10 न्यूटन का। ठीक है, अगर मैं देखो 100 का लगाता तो 100 के लगाने से क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, संतुलित बल हो जाता। लेकिन अब देखो मैंने क्या करा, एक बॉडी के इधर से लगाया 100 न्यूटन और इधर से लगाया 10 न्यूटन, ये 50 जितना भी लगा लो आप, 50 लगाया 50 न्यूटन। तो इस दिशा में क्या होगा, देखो हम दोनों का सम करते हैं तो आपको पता है ये 100 हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में तो ये हो गया 50, तो परिणामी कितना निकल के आ गया, 50 न्यूटन। और किधर की तरफ लगता रहेगा, ये इधर को इसको धकेल देगा। तो आपको पता है यहाँ पर परिणामी कुछ ना कुछ बल लग रहा है, परिणामी शून्य नहीं है। इस वजह से क्या है, इसको बोला जाता है असंतुलित बल। और इस असंतुलित बल के कारण क्या होता है, इस अवस्था में वस्तु क्या करने लगती है, गति करती है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब देखो ये 2 बल हमने सिंपल कर लिए, सिर्फ आपको समझने की दृष्टि से इनको पढ़ना था। आपके पास सीधा सा क्वेश्चन इसमें इस तरीके से बन सकता है कि यदि कोई वस्तु संतुलित बल उस पर लग रहा है तो उस अवस्था में उसमें गति होगी या नहीं होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है, जो उसकी अवस्था है, चाहे वो गति कर रही थी तो गति ही करती रहेगी, या वो क्या थी, स्थिर अवस्था में थी तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। तो अब आ जाते हैं घर्षण बल। क्या किसके ऊपर आ जाते हैं, घर्षण बल। वह बल जो वस्तुओं के मध्य परस्पर गति का विरोध करता है, ठीक है, परस्पर गति का विरोध करता है, उसी को ही क्या बोला जाता है, घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए परस्पर बोल रहा है और गति का विरोध करता है। देखिए वस्तु है, कोई वस्तु है, ये आप सिंपल इतना सा समझे कि कोई वस्तु है, ये नीचे आपकी सतह है, ये वस्तु इस पर ऐसे करके गति कर रही है, ठीक है। लेकिन ये जो गति कर रही है इसका एक कोई विरोध कर रहा होगा, तो नीचे से इस पे क्या लग रहा होगा, यहाँ से फ्रिक्शन लग रहा होगा, यानी घर्षण लग रहा होगा। तो जो परस्पर, देखो परस्पर का मतलब ये इसके ऊपर गति कर रही है, इसके ऊपर, इस सतह के ऊपर गति कर रही है, ठीक है, सतह के ऊपर ये गति कर रही है, तो ये क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, ठीक है। अगर ये विरोध कर रहा है इसका मतलब यही है, ये कैसा बल है, घर्षण बल है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जिस दिशा में क्या हो रही होगी, सपोज करो ये गाड़ी है कोई और ये रोड है आपके नीचे, ठीक है, ये इस तरीके से क्या है, ये रोड है नीचे। अब देखो ये गति कर रही है इस दिशा में, तो इस पे घर्षण बल लग रहा होगा इसके टायर पे, ठीक है। तो घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। मतलब भाई जब ये इधर गति कर रही है तो इसको रोकने के लिए वो नीचे से इधर की डायरेक्शन में तो लगेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि घर्षण बल की जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होता है, गति के विपरीत दिशा में होती है। तो हमने ये आपको बताया था कि बल जो होता है वो क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए इसको दिशा की भी आवश्यकता है। इसलिए आपको घर्षण की दिशा पूछ सकता है कि किस दिशा में होता है, विपरीत, गति के विपरीत दिशा में होता है, गति की दिशा में होता है, गति के लंबवत दिशा में होता है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन या स्टेटमेंट बन सकती है। तो आपको ध्यान रखना है विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि ये इसको रोकने का प्रयत्न करता है। यह बल वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। चिकनी सतह वाली वस्तुओं में घर्षण बल कम तथा खुरदुरी वस्तुओं में अधिक होता है।
ठीक है। देखो वस्तु पर निर्भर कर रहा है, मतलब जो वस्तु उसके ऊपर चल रही है और जिस सतह पर वो चल रही है उन दोनों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। सपोज करो ये कोई क्या है, टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत अच्छी सी क्या लगी हुई हैं, टाइल्स लगी हुई हैं। तो आपने देखा होगा आप उसके ऊपर एकदम से क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। आप ऐसे चल रहे थे तो एकदम से फिसल जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, या फिर आप गति कर रहे थे तो एकदम से दौड़ते चल जाते हैं, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है, इस वजह से वहाँ पे क्या होगी, गति ज़्यादा होगी। अब गति ज़्यादा हो रही है इसका मतलब क्या है कि उसको कोई रोक नहीं रहा है, और रोकने वाला कौन था, घर्षण था। इसका मतलब ये हो गया चिकनी सतह पर क्या होगा, घर्षण कम होगा। कोई खुरदरी चीज़ ले लो, कोई खुरदरी है, किसी का सरफेस क्या है, देखो इस तरीके से है, कोई सतह है इस तरीके से, और उस पर क्या है, ऐसे ऐसे करके क्या है, खुरदुरापन है। तो इसके ऊपर अगर आप पैर रखेंगे तो आप आगे को नहीं चल पाएंगे। इसका मतलब है कोई आपको रोक रहा है, रोकने वाला कौन है, घर्षण है। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग कि चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है, खुरदुरी सतह पर वस्तुओं में अधिक घर्षण होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो प्रकृति पर निर्भर करता है घर्षण बल, ठीक है, सतह की प्रकृति पर। अब देखो घर्षण बल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं सीमांत घर्षण, एक को बोलते हैं सर्पी घर्षण, और एक को बोलते हैं लोटनी घर्षण। तो तीनों को समझ लेते हैं। देखो सीमांत घर्षण तब तक किसी घर्षण को सीमांत घर्षण बोला जाता है जब तक क्या है, कोई भी क्या हो रहा है, उन दोनों वस्तुओं में गति नहीं हो रही है, ठीक है, दोनों वस्तुओं में गति नहीं हो रही है। सपोज करो ये देखो कोई सरफेस है, इस तरीके से इंक्लाइंड सरफेस है, और आपने कोई इस पे क्या रखी है, बुक रखी, क्या रखी है, बुक रखी, या फिर कोई भी वस्तु रखी आपने इसके ऊपर, और ये नीचे को नहीं फिसल रही है। तो जो इनके बीच जो घर्षण लग रहा होगा उसी को क्या बोला जाता है, सीमांत घर्षण बोला जाता है। यह 2 स्थिर वस्तुओं के मध्य लगता है। देखो यहाँ पे बात हो रही है, देखो ये तो स्थिर है ही, ये तो सतह है, और ये भी स्थिर हो गई, किसकी वजह से, सीमांत घर्षण की वजह से। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। अब देखो यही वस्तु जो है आपकी, अगले पे चलते हैं हम, सर्पी घर्षण पे। तो ये क्या कह रहा है, यह बल उस समय कार्य करता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है। अब हम वही एग्जांपल लेते हैं कि देखो ये सतह है आपकी, ठीक है, और अब आपने क्या करा, इसके ऊपर क्या थी, कोई बुक थी या कोई भी वस्तु थी इस तरीके से। अब क्या है, इसका स्लोप ज़्यादा है सपोज करो, या फिर इसकी सतह चिकनी है, तो क्या होगा, ये इस पर फिसल जाएगी। तो अगर इसके ऊपर ये गति कर रही है या फिर इसके ऊपर क्या कर रही है, फिसल रही है, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो घर्षण होता है इसको क्या बोला जाता है, सर्पी घर्षण या फिर स्लाइडिंग घर्षण। तो आप स्लाइडिंग जानते हो, स्लाइड करना, फिसलना, तो उसी को क्या बोला जाता है, सर्पी घर्षण बोला जाता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सर्पी घर्षण की वजह से इन दोनों की जो ये सतह है ये क्या होगी, घिस जाएगी। क्या होगी, घिस जाएगी। क्यों घिस जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में है और एक दूसरे के विपरीत ये गति कर रहे हैं। ये ऊपर की तरफ रखने की कोशिश कर रहा है और ये नीचे की तरफ रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला फिनोमिना भी आपको पता होना चाहिए। अभी इसका यूज आएगा आगे कि सर्पी घर्षण से क्या होता है, घिसावट होता है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि किसकी वजह से मशीनों के जो पुर्जे होते हैं उसमें घिसावट होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से ही होती है। और किस फ्रिक्शन की वजह से होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से होती है। किस फ्रिक्शन की वजह से, सर्पी घर्षण की वजह से ऐसा होता है। अब देखो आ जाते हैं आगे लोटनी घर्षण। किसके ऊपर आ जाते हैं, लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण बहुत आसान है। आपने देखा होगा कि ज़मीन पर क्या होता है, कोई भी रोलर है वो क्या होता है, लुढ़क जाता है इस तरीके से। आप बेलन को देखोगे, बेलन किसके ऊपर, चकले के ऊपर जैसे ये होता है, और इस पर आप क्या रखते हैं, इस तरीके से। सपोज करो मैंने ये बेलन बना दिया है, तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच जो घर्षण लग रहा है उसको लोटनी घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोटनी घर्षण बोलते हैं। अब देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ आपके लिए कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लोटती है, लोटती होने का मतलब लुढ़कती है, इसका अच्छे से क्या होगा, लुढ़कती है। एक सेकंड, ठीक है, लुढ़कती है। ठीक है, जिस तरीके से आप पेन को मेज के ऊपर लुढ़का के देखते हैं तो क्या होता है, जैसे पेंसिल लुढ़क जाती है, तो वो जो घर्षण उन दोनों सतहों के मध्य हो रहा है उसी को ही क्या बोला जाता है, लोटनी घर्षण बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है
एक समान सतह के लिए, मतलब अगर सतह वही है तो सर्पी घर्षण बल सदैव लोटनी घर्षण बल से अधिक होता है। क्या होता है? लोटनी घर्षण बल से अधिक होता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि सर्पी घर्षण ज़्यादा है और लोटनी घर्षण क्या है? कम है। इसका मतलब क्या है कि सर्पी घर्षण में ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वजह से जो आपकी सतह है वो ज़्यादा घिसेगी और लोटनी घर्षण में कम घिसेगी। आप इसको महसूस भी करते होंगे। किसी चीज़ को लुढ़काना आसान है, जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर को आप ले जाते हैं तो उसको लुढ़का के ले जाते हैं। कभी देखा कि उसको सर्पी घर्षण की वजह से, मतलब ऐसे खींच के ले जा रहे हैं, तो वो इसी वजह से नहीं ले जाते क्योंकि उस टाइम उसके बीच घर्षण ज़्यादा होता है और घर्षण ज़्यादा होने की वजह से वो गति का विरोध करेगा और अपने स्थान पर ही बना रहेगा। तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी, जबकि उसको लुढ़काने में घर्षण कम लगता है, इसलिए वो इजीली मूवमेंट कर पाता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, ये जो SFF लिखा हुआ है ये है रिपल्सिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सीधा सा बता दिया, सर्पी घर्षण ज़्यादा है, लोटनी घर्षण कम है। अब देखो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आपके पास एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। मशीनों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? बॉल बेयरिंग आपने देखा होगा, जो टायर होता है आपका, या फिर बेयरिंग का नाम आपने सुना ही होगा कभी कभी। तो किस तरीके से निर्मित होता है वो इस तरीके से निर्मित होता है कि उसमें दो इस तरीके की क्या होती हैं, परत होती हैं और बीच में इस तरह होता है। यहाँ पे छोटी छोटी सी क्या होती हैं, बॉल होती हैं। क्या होती हैं? छोटी छोटी बॉल होती हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये चक्र की तरह घूमता है इस तरीके से इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि देखो क्या होता है मशीनों में, जैसे आपने क्या करना है, इसको किसी सतह से टच करना है तो क्या होता है कि ये बॉल क्या करते हैं, ये वाला जो चक्र है ये दूसरे चक्र पर घिसावट नहीं कर पाता है। किसके कारण? इन बॉलों के कारण। तो ये बॉलों को घुमाता है और बॉल इस स्थान को केवल घिस पाते हैं, इतने से स्थान को, ठीक है। तो इस वजह से इसमें होता क्या है, हो क्या रहा है इसमें, ये क्या करता है, सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में परिवर्तित कर देता है, जिस कारण घर्षण कम हो जाता है, क्योंकि सर्पी घर्षण ज़्यादा होता है। और अगर घर्षण कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी मशीन है उसका विनाश कम होगा, यानी उसमें घर्षण कम होगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए मशीनों में कल पुर्जों को नष्ट होने से बचाने के लिए बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एक और काम किया जाता है, मशीनों के कल पुर्जों को इस बल से बचाने के लिए, मतलब घर्षण से बचाने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है, तो देखो दो सतहों के मध्य क्या हो रहा है, अगर घर्षण लग रहा है, ये दो सतह हैं, इनके मध्य क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लैक ऑयल यूज़ करते हैं या फिर ग्रीस यूज़ करते हैं, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, ये सतहें चिकनी हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, इनके मध्य जो लगने वाला घर्षण है वो न्यूनतम हो जाता है, जिससे इनकी घिसावट नहीं होती है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना होता है। आप एग्ज़ाम में अगर जाते हैं तो आपको ये इस तरीके से याद रखना है कि मशीनों के जो कल पुर्जे हैं वो बचे रहे, मतलब उनमें घिसावट ना हो, तो इसलिए उनके लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है, स्नेहक का प्रयोग किया जा रहा है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और स्नेहक क्या करेगा, घर्षण से उनको बचा के रखेगा, ठीक है। तो आप कभी कभी ये भी सुनते होंगे कि हम चल किस लिए पाते हैं, दौड़ किस लिए पाते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से दौड़ पाते हैं, घर्षण की वजह से हम लोग चल पाते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको घर्षण के बारे में भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, अगला बल हमारा है उत्प्लावन बल या फिर उत्क्षेप बल, ठीक है। उत्प्लावन बल या फिर उत्क्षेप बल, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि ये होता क्या है, या फिर इसको क्या बोला जाता है, उत्प्लावकता भी बोला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, उत्प्लावकता की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, उत्प्लावकता की बात कर रहे हैं। तो देखिए किसी भी द्रव का वह गुण जिसके कारण
जिसके द्वारा उसमें डुबाई गई वस्तु ऊपर की ओर एक बल का आभास करती है, उसे क्या बोला जाता है? उत्प्लावकता बोला जाता है या फिर उत्प्लावन बल बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्योंसी फोर्स बोलते हैं, या फिर इस जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? ब्योंसी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या देखिए, जब कोई द्रव है, कोई भी द्रव हो आपका, तो हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पानी का। तो जैसे सपोज कीजिए ये पानी है, इस किसमें? इस बाल्टी में ये पानी भरा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, जब इसमें कोई भी वस्तु डालते हैं, तो क्या करती है? ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है। तो उसी बल को क्या बोला जाता है? वो जो आभासी बल है, जो उसको पता चल रहा है कि कोई नीचे है जो मुझे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, उसी बल को क्या बोला जाता है? बियॉन्ड फोर्स बोला जाता है या फिर उत्प्लावन बल बोला जाता है। और इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? उत्प्लावकता बोला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ऊपर की ओर लगने वाला बल है, ये ही उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहलाता है या फिर अपथ्रस्ट कहलाता है ये। ठीक है, जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। क्या से बल कार्य करते हैं? दो बल कार्य करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, दो बल तो कैसे कार्य करेंगे, देखो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, एक बल तो किसी भी वस्तु पे हमेशा कार्य करता रहता है और उस बल का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। और उसी बल के कारण क्या है? वस्तु का भार आता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमें किसी वस्तु में पता चलता है कि भाई इसमें भार है, या फिर हमें भी भार जो दिखाई दे रहा है हमें, वो किसकी वजह से दिखाई देता है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से दिखाई देता है। जो किधर की ओर लगता है? नीचे की ओर लगता है। ऑब्वियस है, ये पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह की ओर आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आप देखने की दृष्टि से देख रहे हैं तो ये पृथ्वी की सतह की ओर लगता है। लेकिन जो द्रव द्वारा उत्प्लावन बल लग रहा है, जो द्रव द्वारा लगा उत्प्लावन बल है, वो क्या करता है? वस्तु को ऊपर उठाने का कार्य कर रहा है। सिंपल सा, आप इसको अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये कोई बड़ा सा बीकर है, बड़ा सा तालाब समझ लो। इसमें क्या है? ये पानी भरा है, यहाँ तक इसमें क्या कर रहा है? पानी भरा है। अब देखो, आपने इसमें क्या डाला? एक कोई प्लास्टिक का आपने इसमें डब्बा डाला। ठीक है, उसको आधा ही भरा पानी से, या फिर कुछ और उसमें आपने भर दिया। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो आपने इसके अंदर भरा है, ये नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, उसको क्या बोल रहे हैं हम? गुरुत्वाकर्षण बल बोल रहे हैं। ये आपने F से दिखा दिया। अब क्या होता है? नीचे से, अभी मैंने बात करी कि किसी भी द्रव में आप कुछ भी डुबाते हो तो उसके ऊपर एक नीचे से ऊपर की ओर अपथ्रस्ट लगता है, या फिर क्या लगता है? उत्प्लावन बल लगता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। तो ये इसको F भी कर लो या फिर। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ क्या होगा? इसका जो नीचे को जो बल लग रहा था, एक इसको ऊपर को उठा रहा है, तो यानी इसका परिणामी अगर निकालेंगे हम, लास्ट में इसका एक क्या निकालेंगे? रिजल्ट निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जितना बल पहले नीचे की ओर लग रहा था, अब वो कम लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका थोड़े से अमाउंट से किसने कम कर दिया है? इस बंदे ने कम कर दिया है, ये जो इसको ऊपर की ओर उठा रहा है। तो बात यहाँ पर आपको समझ आ गई। ठीक है, तो ये दो बल कार्य करते हैं। अब देखो, इसकी वजह से होगा क्या? ये थोड़ा सा आप लॉजिक समझ लेंगे। तीन तरीके की कंडीशन इसमें बनती हैं। देखो, अगर वस्तु का भार ज़्यादा है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था वो ज़्यादा है, किससे? उत्प्लावन बल से, जो नीचे से उठा रहा था उसको, जो नीचे से उठा रहा था। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ऊपर से नीचे को लग रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण को मैं G से दिखा दे रहा हूँ, ये उत्प्लावन को मैं P से दिखा दे रहा हूँ। अगर ये वाला G ज़्यादा है और ये वाला कम है, मतलब ये वाला ऊपर वाला इसको दबा देगा भाई। जब ये ज़्यादा है तो दबा देगा, तो मतलब वो वस्तु डूब जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वस्तु कब डूबेगी? जब वस्तु का भार ज़्यादा होगा। दूसरी कंडीशन इसकी जस्ट विपरीत हो सकती है, वो हो सकती है कि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से क्या हो? कम हो। उत्प्लावन बल से कम हो, इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब ये हो गया कि जो नीचे से जो बल लग रहा है वो क्या है? ज़्यादा है। ये जो बियॉन्ड फोर्स है आपका, जिसको हमने P से दिखाया था, और ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, अब ये नीचे वाला ज़्यादा हो गया। तो ये पानी में कोई वस्तु आई, ये क्या था? ये इस तरीके से पानी भरा हुआ था इसमें, और इसमें आपने वस्तु डाली, तो ये नीचे डूबनी चाहिए थी इस भार के कारण, लेकिन ये वाला बल ज़्यादा है, तो ये क्या करेगी? इसको ऊपर उठा के रखेगी। अगर ये ऊपर उठा के रखेगी, लेकिन फिर भी क्या होगा? कुछ तो वैल्यू है ना इसकी G की, इसके भार की कुछ तो वैल्यू है, तो इस वजह से थोड़ी सी डूबी रहेगी और थोड़ी सी क्या होगी? बाहर निकली रहेगी। इसी को ही हम बोलते हैं आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी। मतलब थोड़ा सा हिस्सा क्या होगा उसका? डूबेगा, और थोड़ा सा हिस्सा क्या होगा?
तैरेगा। तो आपको ध्यान रखनी है, मतलब कुछ बाहर रहेगा कुछ अंदर रहेगा। अगर देखिए ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, क्या हो जाए, बराबर हो जाएं, वस्तु का भार भी और उत्प्लावन भार भी दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में वो पूर्णतः डूबकर तैरेगी। आपने देखा होगा जैसे आप पानी की बोतल भर के अगर किसी बाल्टी में डालते हैं तो वो बोतल ना तो क्या होती है, ऊपर तैरती है और ना ही वो बिल्कुल नीचे डूबती है, वो क्या करती रहती है, वो उसमें बाल्टी में तैरती रहती है। इसका मतलब क्या है, वो तैर क्यों रही है लेकिन डूबी भी पूरी रहती है, वो पानी उसके इस सतह पर रहता है। तो ऐसा किस कारण से हुआ है, ऐसा इस कारण से हुआ है कि इसके अंदर भी पानी है और यहाँ भी पानी है। इसका मतलब क्या है, दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल भी जो लग रहा है वो भी, और जो उत्प्लावन बल लग रहा है वो भी, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इस वजह से क्या होता है, वह पूर्णतः डूबकर तैरेगी। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो एक बहुत अच्छा सा प्रिंसिपल है जिसके डिस्कशन हम करते ही रहते हैं और आपने भी करा होगा। तो क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, आर्किमिडीज। इन सब का नाम आपने स्टैंडर्ड में ही ये नियम आता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। द्रव में डूबी हुई वस्तु जितने द्रव को विस्थापित करती है उसका भार उस वस्तु पर लगने वाले उतने उत्प्लावन बल के समान होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। मतलब क्या है, अभी हमने उत्प्लावन बल पढ़ा, ये उत्प्लावन बल जो है आपका वो कौन सा बल है, जो किसी भी वस्तु में द्रव के कारण ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा ये है कि अगर हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, द्रव में डुबा रहे हैं, तो जितने द्रव को वो विस्थापित करेगी, भाई किसी वस्तु को आप पानी में डुबाते हैं तो पानी साइड को होता है ना, वो पानी को हटाती है, विस्थापित करती है। तो जितने पानी को विस्थापित कर रही है उसका जो भार होगा, उस पानी का जो भार होगा उस वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर होगा। मतलब जितने भार का पानी आपने हटाया, उस वस्तु ने हटाया, उतना ही उत्प्लावन बल लगता है। इसी कारण कहा जाता है कि जब भी आप तैरते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को हटाइए ताकि आप अपने भार से ज़्यादा पानी को हटा दें। जैसे ही आप अपने भार से ज़्यादा पानी को हटा देंगे तो आप पर लगने वाला उत्प्लावन बल आपके भार से ज़्यादा हो जाएगा और आप पानी पर तैर पाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। दोबारा से मैं बोलता हूँ, देखिए जितना पानी आप हटाते हैं उतना ही उत्प्लावन बल आपके ऊपर लगता है। अगर आपने ज़्यादा पानी हटा दिया इसका मतलब है उत्प्लावन बल आपके ऊपर ज़्यादा लगेगा। और आपने अपने वेट से भी ज़्यादा पानी हटा दिया, अपने भार से भी ज़्यादा पानी हटा दिया, इसका मतलब ये है कि उत्प्लावन बल आपके भार से ज़्यादा आप पर लगेगा और आपको ऊपर रिटेन कर देगा, पानी की सतह के ऊपर रिटेन कर देगा, जिस कारण आप क्या होंगे, तैर पाएंगे। तो देखिए तैरने में इसी वजह से क्या होता है, हाथ पैर हिलाए जाते हैं ताकि पानी अपने स्थान से हट सके और आप पर उत्प्लावन बल का मान ज़्यादा लग सके। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे क्या है उपकरण हैं जो इस आर्किमिडीज सिद्धांत पर लागू होते हैं और बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए एक हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है, हाइड्रोमीटर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये किसी भी द्रव का घनत्व नापता है। क्या नापता है, ये घनत्व मापने का, द्रव के घनत्व मापने का ये एक यंत्र है। ठीक है, कौन है ये, हाइड्रोमीटर। इसी तरीके से लेक्टोमीटर है। लेक्टोमीटर क्या नापता है, दूध की शुद्धता नापता है। ठीक है, और इसी के ऊपर क्या है, आपेक्षिक घनत्व आधारित है, आपेक्षिक घनत्व आधारित है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्पेसिफिक डेंसिटी इसी पर आधारित है, किस पर आधारित है, आर्किमिडीज सिद्धांत पर। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने कितना कवर कर लिया, अभी हमने कवर कर लिए हैं ये अपने कुछ इम्पोर्टेंट बल हमने कवर कर लिए हैं। अभी हमारे पास इसमें अभी काफ़ी चीज़ें बच रही हैं, तो आज हम इतने पे ही रोक लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, इनको हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, साथ ही साथ आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेंगे और कोई भी डाउट अगर आपको किसी भी पॉइंट को लेकर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।